नमस्कार, मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। आप देख रहे हैं सच का आईना। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनका नाम है नामी इस्म ग्रामी पवन आगरी के नाम से जो जाने जाते हैं। एक हिंदी के हास्य के बेहतरीन कवि हैं जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आगरा की अगर हम बात करें, आगरा ही नहीं, फिरोज़ाबाद ही नहीं, हाथरस ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, इनका पूरा हिंदुस्तान इनका फ़ैन है, इनको हास्य के नाम से जानता है। ये इस वक्त ऐसी एक पार्टी से भी जो ये ज्वाइन हो चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अगर हम बात राष्ट्रीय लोक दल जो RLD, जो पार्टी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, जो किसी प्रधानमंत्री के घराने से संबंध रखती है, ताल्लुक़ रखती है, रिलेटिव रखती है। आप इनसे बात करेंगे आखिर आज क्या हो गया है। 2022 का इलेक्शन आने वाला है, इस पे RLD ने किसी पार्टी से कम जो है कॉम्बिनेशन भी किया है, जो अलायंस हुआ है कितनी सीटों पर हुआ है हम बात करेंगे, और मीडिया की चौथी स्तंभ पर जो आज हमले हो रहे हैं उनकी भी बात कर देंगे। सर पवन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सच के आईना पर मैं भी आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो सर, आप ये देख रहे हैं कि 2022 का इलेक्शन आने वाला है, इस कड़ी पे क्या राय रहेगी और आपकी पार्टी कितना कारकर्दगी, क्या आपने कोशिश अपनी जारी रखी है? देखिए, मैं आपको बात बताता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल अब बिल्कुल नए कलेवर में सर्व समाज की पार्टी के रूप में उभर चुका है। और जिस तरह से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उन्होंने किसानों की नुमाइंदगी की है, मजदूरों की और शोषितों की, दलितों की जिस तरह से नुमाइंदगी की है, उस रूप में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आया है। और शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के लिए तमाम पार्टी जो है वो चाहती थी कि उनके साथ गठबंधन हो, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और जिस तरह से गठबंधन हुआ है और जहां कितनी सीटों पर गठबंधन हुआ? देखिए, ये इस चीज के, इस एजेंडा को हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने गुप्त रखा हुआ है, तो उस बारे में मैं कोई आधिकारिक बयान नहीं दे सकता। लेकिन हम जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें 100% जीत हमारी सुनिश्चित इसलिए है क्योंकि पश्चिमांचल में हमारी लहर चल रही है। और जिस तरह से आप जलजला देख रहे होंगे, अभी जो मेरठ में जो हमने संयुक्त रैली की और जो राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निवेदन पर जब उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने शिरकत की, तो वो उस रैली की भीड़ को देखकर बहुत ही गदगद हो गए। और जिसमें कि जो मीडिया का आंकलन है, मीडिया के अनुसार भी वो 3.5 लाख की भीड़ थी। हालांकि हम लोगों के अंदाज़ा हमारा 5 लाख से करीब ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जहाँ तक देखा, लोगों में एक बदलाव की एक आंधी चल रही है और लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन लाएं और इस सरकार को उखाड़ फेंकें जो केवल औद्योगिक घरानों की एक सरकार बनकर रह गई। आप देखते हैं कि सर, अभी कल अजय मिश्रा जो यानी जो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे किसी मीडिया वाले ने, किसी सहाफ़ी ने, किसी पत्रकार ने सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ लिया आपके बेटे के बारे में, तो जाहिर सी बात है वो भड़क से गए, बहुत अभद्रता से की। चौथे स्तंभ पर आए दिन हमले होते रहते, इसके बारे में आप क्या राय? देखिए, मैंने कहा ना, ये इस समय इतनी निरंकुश सरकार हो चुकी है और ये तुरंत भड़क जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि अब सत्ता परिवर्तन आने वाला है और ये जरा सी भी कोई भी नकारात्मक बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं आपको बात बता दूं, जब टेनी के लड़के द्वारा जब किसानों को कुचल दिया गया और उसके बाद जो पूरे देश में सैलाब आया और जिस तरह से लोगों में आक्रोश पनपा, उसके माध्यम से अब ये मांग भी हमारे किसानों के द्वारा ही नहीं बल्कि पूरे देश के सभी लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि टेनी के लड़के को गिरफ्तार किया जाए। और अभी जब कोर्ट के आदेश के द्वारा उन हत्या की धाराओं में उन पर वो शामिल किया गया है। और साथ में ये मांग भी की जा रही है कि जो वो नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल में है उससे वो बर्खास्त हों, लेकिन उस मांग को सुना नहीं जा रहा है। शायद वो इससे भड़क गए और उन्होंने मीडिया के लोगों के साथ बदतमीजी की, जिसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। और ये उनको आगाह करना चाहता हूं कि अभी यह सरकार आपकी जा रही है, इसलिए इन मीडिया वालों को अब आप बिल्कुल न छेड़ें, क्योंकि इसी मीडिया ने आपको सर पर बिठाया था, जिसको लोगों ने गोदी मीडिया तक कहा। लेकिन अब ये मीडिया अब सच को दिखाने लगी है और आपका तो सच का आईना खुद भी है, तो आप देखिएगा। पवन जी, अब से एक बात पूछना चाहेंगे। आप देखते हैं कि भी यहाँ पर खास तौर से ग्रामीण का, अगर हम विधानसभा की बात करें, आगरा की जो दयालबाग सीट थी, यहाँ पर हेमलता दिवाकर जो मौजूदा विधायिका उनकी जो खास तौर से पोस्टर लगाए गए, अर्थियाँ भी निकाली गई कि लापता के पोस्टर लगे हुए हैं। और MP की अगर हम बात करें, राजकुमार सिंह जी चाहर हैं, जो फतेहपुर सीकरी से लोकसभा के जो सांसद हैं, वो भी कभी दोबारा जाते नहीं हैं।
एक नहीं दो दो धरने धनौली क्षेत्र में चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आपका जो क्षेत्र है, खास तौर से अगर हम जाट भाई की बात करें तो एक बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो क्या फतेहपुर सीकरी और आपके ग्रामीण से आरएलडी के प्रत्याशी विजय घोषित हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए बिल्कुल, देखिए ये हमारा ये जाट लैंड कहा जाता है, जिसमें हमारी फतेहपुर सीकरी सीट और जो आगरा ग्रामीण के नाम से जानी जाती है दयालबाग सीट, ये दोनों सीटें हमारे कब्जे में रही हैं और बरसों तक हमारे राष्ट्रीय लोकदल के विधायक वहाँ से रहे हैं। और निश्चित रूप से अब इस वक्त जो बदलाव की आंधी चल रही है, और जहाँ तक आपने जो मौजूदा विधायक की बात की, मौजूदा विधायक और सांसद इस समय छुपते हुए घूम रहे हैं कि उन्होंने विकास तो किया नहीं। अब इनकी केवल मंशा ये है कि कोई ऐसा कोई जातीय उन्माद फैलाया जाए कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाए, बस इसी में वो लोगों को उलझाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जनता विकास चाहती है, जनता अब अपना विकास पूरी तरह से चाहती है, और वो चाहती है कि नौजवानों को रोजगार मिले, वो चाहती है अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। वो कब तक इन मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझी रहेगी? तो निश्चित रूप से इन दोनों के खिलाफ ही, चाहे वो सांसद हों चाहे विधायक हों, उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश है, और वो आक्रोश शीघ्र ही हमारे वोट में तब्दील होने जा रहा है। अभी सर कवि जी, आपने ये पवन सर भाई आपने देखा कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक युवा हैं, अखिलेश यादव भी युवा हैं। तो यहाँ के इन लोगों का जो मौजूदा सरकार का कहना है, हमने 4.5 लाख लोगों को जो है बेरोजगार दिया, ऐसा किया, बड़े बड़े इंटरनेशनल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, इससे आप कितना सहमत है सर? देखिए बिल्कुल झूठ बोलते हैं ये। इन्होंने किसी एक व्यक्ति को यदि मेरे सामने आप ले आइए जो ये कह दे कि मुझे रोजगार मिला, अरे मैं कह रहा हूँ आप 4.5 लाख बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति यदि खड़ा होकर ये कह दे कि मुझे भाजपा सरकार में मुझे रोजगार मिला, तो मैं उसको मान जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, जिन एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं बनाने की, सारे एयरपोर्ट इन्होंने बेचे हैं, औद्योगिक घरानों को बेचे हैं, उनसे लाभ लिया है। और आज भी अब जब ये जेवर एयरपोर्ट की जब बात चल रही थी, तो पहली बार जेवर एयरपोर्ट का जो शिलान्यास किया है वो सिर्फ चुनाव से पहले इसलिए किया कि उसको भी बेचा जा सके यदि ये सरकार में किसी तरह दोबारा आ गए तो ये इनका काम सिर्फ बेचना है, इनका काम और कुछ नहीं है। आपने देखे बहुत सारे जो एयरपोर्ट है लखनऊ की, अगर हम बात करें अडानी ग्रुप को दे दिया गया, अगर हम जो जयपुर की सवाई माधो सिंह एयरपोर्ट की बात करें वो भी अडानी ग्रुप को दे दिए। क्या लगता है कि बाकी एयरपोर्ट बचे हुए तो ये भी मौजूदा सरकार बेच सकती है? मैंने कहा ना, ये औद्योगिक घरानों की सरकार है, ये सीईओ की तरह प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई औद्योगिक जो कंपनियां होती हैं। मैं कहता हूं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से लूटने का ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें ये सारे लोग उनके नुमाइंदे बनकर देश की जनता को लूट रहे हैं, और ये जनता सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। और निश्चित रूप से आप देखना ये बदलाव बहुत जल्दी आने वाला है, और कम से कम मैं कह रहा हूं कि 300 से ऊपर सीटों में जो हमारा गठबंधन है, ये हमारी जो डबल इंजन की जो सरकार है, जिसमें हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री और जयंत चौधरी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश को नेतृत्व प्रदान करने जा रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ये देखिए, अगर आपकी सरकार जो तो कॉम्बिनेशन में की सरकार आती है, तो आप लोग क्या ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि जो है यूपी का जो है इतिहास एक रचे और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया याद रखे? देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र जिसमें लोक संकल्प 2022 का जो घोषणा पत्र है, उसको जारी किया गया, उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की गई है। और ये हमारा कॉमन एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अखिलेश यादव जी भी उस बात से सहमत हैं, क्योंकि हमारा नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, तो ये हमारा एक प्रमुख मुद्दा होगा। दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो किसानों और जो बुनकरों के जो बिजली के जो बिल हैं, उन पर अनाप शनाप जो लाद दिए गए हैं, वो पिछला माफ और अगला हाफ, ये हमारा ऐसा मुद्दा होगा जिसमें हम किसानों को उचित मूल्य में जो बिजली दे पाएंगे, ताकि वो अपना जो आगे का जो हमारा ये जो हमारी जो किसानी है ये जिंदा रहे। क्योंकि आज जिस तरह से महंगाई को बढ़ा दिया गया है, डीजल पेट्रोल और इनकी कीमतों को बढ़ा दिया गया है, उससे सारी चीज़ों पर महंगाई पर प्रभाव पड़ रहा है। और जिस तरह से अडानी अंबानी और ये बड़े बड़े ग्रुपों के प्रभाव में ये जिस तरह से महंगाई बढ़ाई गई है, ये आप जानते हैं, और उसी का कारण है। लेकिन वो तो किसानों का ये आंदोलन था, हमारी पार्टी का जो हमारे राजनीतिक ताकत थी, जिसकी वजह से उस आंदोलन को वापस लेने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ा। नहीं तो ये कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनके बड़े बड़े डोम बनवा चुके थे, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें पता